हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर है, जिसमें कि आपका रहेगा HPGK रहेगा, हिंदी ग्रामर रहेगा, इंग्लिश ग्रामर रहेगा और मैथ का सेक्शन रहेगा। ठीक है, मिक्स मॉक टेस्ट चले हुए हैं। तो ये जो मॉक टेस्ट है आपके आपके अपकमिंग एग्जाम, चाहे पटवारी का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, पुलिस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें ये चारों सेक्शन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये जो मॉक टेस्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो वो रहने वाले हैं। हर रोज़ वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती है, अपना टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हो। और साथ में ये जो जितने मॉक टेस्ट चले इन सब की प्लेलिस्ट बना दी गई है। ठीक है, प्लेलिस्ट में क्या होता है कि आपको सारी वीडियो सीक्वेंस वाइज से देखने को मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट में जाके आप इन सब वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है जो HP पटवारी और पुलिस एग्ज़ाम 2025 के नाम से होगी ये प्लेलिस्ट आपकी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि क्षितिधार और मेवा किंदनु पर्वत चोटियाँ किस जिले में स्थित है। तो क्षितिधार और मेवा किंदनु पर्वत चोटियाँ जो है कांगड़ा जिले में स्थित है, कुल्लू में है, शिमला में है, चंबा में। तो क्षितिधार और मेवा किंदनु जो पर्वत चोटियाँ ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। तो कुल्लू इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ा कंडा पर्वत चोटी ये किस जिले में स्थित है। ठीक है, बड़ा कंडा पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है। तो कांगड़ा में है, कुल्लू में है, शिमला में है, चंबा में है। तो बड़ा कंडा पर्वत चोटी जो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। तो चंबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुक्ति दर्रा किस जिले में स्थित है। मतलब कुक्ति दर्रा जो मुख्य था वो किस जिले में पड़ता है आपका। जो कुक्ति दर्रा ये किस जिले में पड़ता है मुख्यतः। तो ये कांगड़ा में पड़ता है, चंबा में पड़ता है, शिमला में, मंडी में। तो कुक्ति दर्रा जो मुख्यतः आपका ये पड़ता है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में। तो चंबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुंडा खड्ड और बैरा खड्ड किस नदी में जाकर मिलती है। तुंडा और बैरा खड्ड जो किस नदी में जाकर मिलती है। तो अस्कनी में मिलती है, बिपाशा में मिलती है, कालिंदी में मिलती है, पुरसाणी में मिलती है। ऑप्शन आपको कैसे मिल सकते हैं, मॉडरेट टाइप से, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन का लेवल जो बहुत हाई होने वाला है। क्वेश्चन वही रहेंगे इजी, लेकिन वो ऑप्शन जो वो थोड़ा घुमा के दिए रहेंगे। अब अस्कनी किसका जो वैदिक नाम है आपको पता होना चाहिए। अस्कनी जो वो चिनाब नदी का वैदिक नाम है। ठीक है, चिनाब नदी का वैदिक नाम है। बिपाशा ब्यास नदी का जो वो वैदिक नाम है। ठीक है, और बिपाशा संस्कृत नाम है ये ब्यास नदी का। बिपाशा और अर्जकिया इसका वैदिक नाम है। कालिंदी एक ही नदी का वैदिक नाम है, सिर्फ एक नाम है ये यमुना का। पुरुषाणी और इरावती ये किस नदी के नाम है, ये आपके रावी नदी के। ठीक है, रावी नदी का वैदिक नाम पुरुषाणी, संस्कृत नाम इरावती। तो अब तुंडा और बैराखड्ड ये जो आपकी किस नदी में जाकर मिलती है। तो ये मिलती है आपकी तुंडा और बैराखड्ड पुरुषाणी नदी में। पुरुषाणी यानी कि रावी नदी है। रावी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, ये कांगड़ा में है। कांगड़ा में कहाँ पे, बड़ा भंगाल में। बड़ा भंगाल, कांगड़ा में बड़ा भंगाल। बादल और तंतगिरी दो ग्लेशियर से होता है इसका निर्माण। ठीक है, बादल और तंतगिरी दो ग्लेशियर से इसका निर्माण होता है रावी नदी का। तो ये रावी नदी की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तुंडा और बैराखड्ड जो रावी नदी की सहायक नदियाँ हैं, नदी में जाकर मिलती है, मतलब खड्डे जो हैं। पोंग बांध किस नदी पर बना हुआ है। तो पोंग बांध बिपाशा नदी पर बना हुआ है, अर्जकिया पर, कालिंदी पर या इरावती पर। अब आपको लग गया पता। पोंग बांध को और क्या बोला जाता है, महाराणा प्रताप सागर झील भी बोला जाती है इसको। ठीक है, महाराणा प्रताप सागर झील, महाराणा प्रताप सागर झील भी बोला जाता है इसको, पोंग बांध को। और पोंग बांध कहाँ स्थित है, ये आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ब्यास नदी पर अव्यवस्थित है। ब्यास नदी पर बना है। ब्यास मतलब बिपाशा नदी, बिपाशा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और पंडोर डैम जो मंडी में है वो भी आपकी ब्यास नदी पर स्थित है। ये सेम क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आ प्लांट दैट ग्रो इन वाटर। प्लांट जो पानी में उगते हैं उनके लिए क्या बोला जाता है। ठीक, क्या कहते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एक्वाटिक बोलते हैं, अपेयरी बोल सकते हैं, ऑडिबल बोल सकते हैं, एजेंडा बोल सकते हैं। अतः एजेंडा क्या होता है, एजेंडा वो चीज़ होती है जो मतलब कोई एक मुद्दा होता है जिस पे बातचीत की जाती है। ठीक है, कहीं भी कोई आपका मीटिंग हो रही है, प्रोग्राम है, तो वहाँ किसी उस मीटिंग का एक एजेंडा होता है स्पेशल, मतलब एक मुद्दा होता है जिस पे बात की जाती है। लिस्ट ऑफ आइटम टू बी डिस्कस्ड इन अ मीटिंग, इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं। ऑडिबल होता है दैट कैन बी हेयर्ड, जिसे सुना जा सके। ठीक है, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, ऑडिबल। अब अवेयरी क्या होता है, अवेयरी होता है लार्ज केज और बिल्डिंग, कुछ बोल सकते हैं आप। ठीक है, केज बोल सकते हो या बिल्डिंग बोल सकते हो।
लार्ज केज और बिल्डिंग फॉर कीपिंग बर्ड, ठीक है, पक्षियों के रखने के लिए जो मतलब एक बड़े से केज या बिल्डिंग बोल सकते हैं आप, लार्ज केज और बिल्डिंग फॉर कीपिंग बर्ड, ये तो आपका एपेरी। एक्वाटिक, एक्वाटिक होता है प्लांट्स दैट ग्रो इन अ वाटर, उसको एक्वाटिक बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के, सिनोनिमस ऑफ डिग्निटी। डिग्निटी क्या होता है? अच्छा, डिग्निटी, इसका सिनोनिमस बताना है। डिग्निटी ऑफ क्या होता है? गरिमा, इसका आपने सिनोनिमस बताना है, ठीक है। क्लोज होता है बंद, बोर्ड होता है बहादुर, डिग्रेडेशन होता है पतन की ओर, ठीक है, पतन की ओर डिग्रेडेशन बोलते हैं उसको। ग्रैंड्योर, ग्रैंड्योर क्या होता है? भव्य, ठीक है, ग्रैंड्योर होता है भव्य। इसको मैजेस्टी भी बोल सकते हैं, मैजेस्टी भी इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिमस। तो ग्रैंड्योर जो इसका डिग्निटी का सिनोनिमस हो जाएगा ग्रैंड्योर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिमस ऑफ ग्रेशियस। अच्छा, ग्रेशियस क्या होता है? ग्रेशियस होता है कृपालु बंदा, ठीक है, कृपालु बोल सकते हो आप, दयालु बोल सकते हो, ठीक है। तो इसका आपने क्या बताना? सिनोनिमस बताना है। अच्छा, रूटलेस होता है आपका, मतलब ऐसे मतलब रूटलेस मतलब रूटली जो बात करते हैं। हार्ड भी थोड़ा टफ कंडीशन वाला होता है। क्रूअल भी होता है आपका, क्रूअल भी होता है निर्दयी आप बोल सकते हैं इसको। लेकिन मीक जो होता है, मीक होता है आपका दयालु, दयालु या कृपालु कुछ बोल सकते हैं आपको। तो की मीक इसका जो सिनोनिमस हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही रीडिंग देन, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? ही इज रीडिंग देन, ही आर रीडिंग देन, ही वर रीडिंग देन, या ही वाज। अब ही लगा है तो प्लूरल तो आएंगे नहीं, दो बचे इज और वाज, तो आपको पता होना चाहिए जहाँ पे देन आ जाए, ठीक है, दोज डेज आ जाए, देन आ जाए, दोज डेज आ जाए, वो जो आपका वाक्य होता है वो पास्ट किसमें? पास्ट में लिखा जाता है। पास्ट कौन सा? पास्ट कंटिन्यूज में लिखा जाता है, ठीक है। और दीज डेज आ जाए, दीज डेज आ जाए, और नाउ आ जाए, NOW, नाउ आ जाए, तो ये लिखा जाता है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूज में। तो ही वाज रीडिंग देन, वो पढ़ रहा था तब, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सी इज़ ऑनेस्ट। ऑनेस्ट क्या? एडजेक्टिव, ठीक है, ऑनेस्ट एडजेक्टिव। और ऑनेस्ट से पहले आप क्या यूज़ करेंगे? नाउ आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है। तो ऑनेस्ट एडजेक्टिव है। ऑनेस्टी क्या? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे ऑनेस्टी क्या है, ठीक है। ऑनेस्ट एडजेक्टिव है तो ऑनेस्टी क्या? ऐसे पूछ लेता है कि ऑनेस्टी इज पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे साथ में कि ऑनेस्टी क्या है। ये वर्ब है, ठीक है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या ये ऑनेस्टी? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, ठीक है, मैंने ऑनेस्टी लिखा तो ऑनेस्टी का आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि ऑनेस्टी क्या? एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या प्रोनाउन है, नाउन है, क्या ये, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसका। तो सी इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या एडजेक्टिव आपको मैंने बता दिया। एडजेक्टिव से पहले आप नाउ आर्टिकल यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ से बोला कि सी इज ऑनेस्ट गर्ल आ गया तो यहाँ पे एन आ जाएगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी नाउ आर्टिकल, सी इज ऑनेस्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्रीत्व में कौन, स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है? तो स्त्रीत्व में जाति तो है नहीं, व्यक्तिवाचक तो है नहीं, द्रव्य तो है नहीं, लेकिन ये कौन सा स्त्रीत्व में भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी आपकी स्त्रीत्व में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राम ने दूध पिया, कौन सा वाक्य? अच्छा, राम ने दूध पिया, राम ने दूध पिया, ठीक है। अब सेकंड करता हूँ मैं आपका जो लेख लिखा गया, लेख लिखा गया, ठीक है, पता नहीं किसने लिखा, ठीक है। और थर्ड है आपका मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता। तो राम ने दूध पिया सिंपल वाक्य है, कृतवाच्य हो गया, ठीक है। लेख लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया? कुछ काम किया गया, ये है कर्मवाच्य। मुझसे चला नहीं जाता, नेगेटिविटी आ जाए, भाववाच्य। लेकिन मैं चल नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता ऐसे आ जाए, मैं चल नहीं सकता, तो ये आपका भाववाच्य नहीं होगा, ये सीधा नेगेटिव वाक्य होगा, नकारात्मक वाक्य होगा, ये नकारात्मक वाक्य होगा। लेकिन मुझसे चला नहीं जाता, ये भाववाच्य। तो राम ने दूध पिया, कृतवाच्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार पाई पर भाई साहब बैठे हैं, तो चार पाई पर कर्ता ने कर्म को करण से, अधिकरण में पर, संप्रदान को के लिया पदान से, ठीक है। तो अधिकरण में मैं पर विभक्ति आती है, मैं पर। तो चार पाई पर भाई साहब बैठे हैं, तो इसमें जो आपका अधिकरण विभक्ति हो जाएगी, अधिकरण, कारक कौन सा हो जाएगा? अधिकरण हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका के लिए किस कारक चिन्ह का प्रयोग
के लिए किस कार्य का चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को अपादान से, करण से, अधिकरण में, पर, संप्रदान को के लिए। तो संप्रदान को के लिए, ठीक है। तो ये संप्रदान इसमें कारक चिन्ह हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है? अब विद्यार्थी दिया गया आपके पास शब्द है, तो आप विद्यार्थी का क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे। विद्या जमा अर्थी, संधि विच्छेद कर लिया। यहाँ से क्या आ गया? आ, यहाँ से क्या आ गया? छोटा अ, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? बड़ा आ बन रहे हैं। जब दो स्वर आपस में मिल जाते हैं तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि हो जाती है। अब दो स्वर कौन से? दो सेम स्वर, जैसे आ, अ मिल गया, ई मिल गया, ऊ मिल गया। दो सेम स्वर आपस में मिलकर एक बड़ा रूप, अपना रूप बड़ा कर ले तो दीर्घ स्वर संधि हो जाती है, ठीक है। यहाँ से आ गया, यहाँ से अ, बड़ा आ बना, तो ये दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथमेटिक्स का, बोलते हैं कि एक समचतुर्भुज, समांतर नहीं, समचतुर्भुज, ठीक है। समचतुर्भुज की जो है भुजाएं दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। विकर्ण दे रखा है यहाँ पे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने कीजिए। पहले तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका एक विकर्ण 20 सेंटीमीटर की लंबाई, एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण की लंबाई जो है आपका कौन सी है? 40 सेंटीमीटर है। तो आपको जो है इसका जो आपका समचतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल का जो है मतलब जो है इसका क्या बोलते हैं इसको, क्षेत्रफल का इसका वो पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, फार्मूला, रूल, ठीक है। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज इसका जो फार्मूला पता होना चाहिए। समचतुर्भुज का फार्मूला होता है इसका, दो रूल होते हैं इसका, लेकिन जो अभी यहाँ यूज़ होगा, जहाँ आपको विकर्ण दे रखा होगा तो आपका ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। D1 गुणा D2। समचतुर्भुज तो कर दो 1/2। D1 कौन है? एक विकर्ण, आपके विकर्ण दे रखा है D है, ठीक है। एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। D2 कितना? 40 सेंटीमीटर है। तो कर दो पुट 40 गुणा 20, पहला 20 है, ठीक, क्या 20 गुणा 40 कर दो, काटा पीटा 20 आ गए। तो 20 मल्टीप्लाई बाई 20 कितने होते हैं? आपको पता है 400 होते हैं। तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर का ध्यान रखेंगे। 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर आपको क्षेत्रफल दे रखा है, ये समचतुर्भुज है। अब इसका आपको ये चीज़ दे रखी है, ये 400। अब आपने क्या करना है, इसमें एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है, दूसरे की फाइंड आउट करनी है। वैसे आंसर सीधा 40 अगर जिसने थोड़ा सा दिमाग लगाया हुआ, ये देखो दूसरा विकर्ण 40, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। लेकिन करना कैसे इसको, यहाँ पे डिजिट चेंज हो जाए तो फिर कैसे करेंगे? तो फिर देखो ये समचतुर्भुज का एरिया है A2, यहाँ पे बोल रखा है हमने D1 गुणा D2 इज इक्वल टू 400, ठीक है। पिछला ये क्वेश्चन घुमा दिया, लेकिन अगर ये डिजिट चेंज हो जाए तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, प्रोसेस पता होना चाहिए। तो ये 1/2 D1 दे रखा है आपके पास 20 और D2 आपने फाइंड आउट करना है, और इज इक्वल टू क्षेत्रफल तो दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर 400। तो यहीं से काटा पीटा कर दो तो 20 आ गया। अब 2 है नीचे, ये आमने सामने कट जाते हैं, 20 से 40 कट गए, 20 रह गए। ये 2 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 40 सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी? दूसरे विकर्ण की लंबाई आ जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड मास का। तो बोर्ड मास का आपको पता होना चाहिए, बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ मल्टीप्लाई होता है डिवीज़न, भाग करना, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले क्या दे रखा है? ऑफ को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये 42 मल्टीप्लाई बाई 51 डिवाइड बाई 17 है, तो ऑफ को आप सॉल्व करेंगे 21। अब 21 अब इसका क्या क्या हो रहा है? ये डिवाइड हो रहा है, तो यहीं से कट गए, ठीक है। बचा क्या? 42 आपका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपने इकाई अंक क्या होगा इसमें? इकाई अंक फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहीं भी बोर्ड मास रूल लगेगा, ये नहीं कि प्लस देखा तो प्लस कर दिया आपने। सबसे पहले बोर्ड मास अप्लाई करो। सिर्फ जब आप इकाई अंक निकालते हो इकाई अंक देखेंगे हम, ठीक है। 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। 6 + 2, यहाँ पे 6 कर दिया। अब ये वाला लिया क्योंकि आगे प्लस का निशान है, +2। पहले मल्टीप्लिकेशन होता है फिर एडिशन होता है, यहाँ उल्टा नहीं करना है कि पहले प्लस कर दो और फिर आगे से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आप यहाँ से करोगे तो कितना हो गया? 2 का 1 3, ठीक है। 3 2 5 5 3 15, तो 5 आ जाएगा आपका इकाई का अंक। उल्टा नहीं करना है, बोर्ड मास रूल के हिसाब से चलना अगर ऐसे सिस्टम दे रखा हो तो। 3 दूनी 6 हो गया, 6 + 2 8 हो गया,
8 और प्लस 1 कितना हो गया 9, 9 इसका इकाई का अंक हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और लास्ट क्वेश्चन आज का। और जितने भी क्वेश्चन आपके 20 क्वेश्चन है, 20 में से आउट ऑफ आपका स्कोर कितना होता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। तो यहाँ सिंपल सा, अब यहाँ पे कुछ नहीं देखना आपने, यहाँ पे ये देखना आपने कि जहाँ पे 5 का पेयर बन जाए 2 से 4 से 8 से, तो देखो यहाँ पे अगर आप चेक भी कर सकते हो 3 दूनी 6, 6 6 36, फिर आगे कुछ ना कुछ ये 5 आ गया, या 8 5 40 जैसे देख सकते हो आप। तो जहाँ पे 5 का पेयर बन गया 2 से, या मतलब 0 का सेक्शन बन जाए कहीं भी, तो उसका इकाई अंक 0 ही होता है। जैसे 8 5 40 आगे जो मर्जी करने की जरूरत नहीं है, इसका इकाई अंक 0 ही रहेगा। तो जैसे 5 और 2 का पेयर बन गया, दिख गया आपको 5 और 2 का बन गया, 8 और 5 के आगे जहाँ 0 आ गई मतलब एक बार, तो वो उसका इकाई अंक जितना मर्जी जो मर्जी मल्टीप्लाई करते रहो 0 ही रहेगा, तो इसका इकाई अंक 0 है। तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।